आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। जब कभी वो वाकया मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने ले चलिए। सो मैंने उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी बस में। यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी थोड़ी खजाड़ थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठे गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी आ जाती। एक तो वीरान और अनजान जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार से भगाए जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं बस को वो ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर न कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो बस को धीमी रफ्तार से चलाया उसने, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की स्पीड बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि इलाका ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पर, और हमें इस इलाके को जल्दी से जल्दी पार कर लेना चाहिए। ड्राइवर की बात सुनकर सबने ठीक है कहा। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूरी पर बढ़ी और फिर रुक गई। अब सब सक पका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी को भी डर लग जाएगा ही। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च चलाई, बस से नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या, वो रुके क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और यूं बस का खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर रुकने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए।
अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब के सब वहाँ साथ में बैठकर रात गुजार तो सकते ही हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई पुराने समय की है या फिर कोई एक सराय है जो कि बहुत पुराना है, जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे का साइल खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसने सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी, गले में पुराने ज़माने के आभूषण, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई ज़रूरत ना है। यह सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और ये हमारी घरवाली धन्नो, हम दोनों ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग आइए, भीतर पधारिए। हम लोगों से जो बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। इस पर कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह पर आपने हमारी मदद की। इस पर चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। यह रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरी रखी है और उस बड़ी सी बलटोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल, आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ कड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लौट आओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो ओढ़ कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा सा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी का किवाड़ बंद किया और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद करने के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान की विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। 1 आध घंटे के बाद सबको नींद आ गई। हम सुबह जगें तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। सिर्फ हम लोगों का सामान पड़ा था वहाँ।
वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नू सिंह लिखा था। हम ये सब देखकर हैरान थे कि आखिर रात को हुआ क्या था, वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्माएं रहती हैं जो कुछ लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपनी मंजिल को रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मैं एक बीपीओ में काम किया करता था। मैं 3 से 11 की शिफ्ट में काम किया करता था। मैंने ये शिफ्ट इसलिए ली थी क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी आरामदायक था। बचपन से ही मुझे जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं थी और सुबह के शिफ्ट के लिए मुझे तड़के 6 बजे जागना पड़ता। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था और जिस कारण मुझ जैसे आराम पसंद आदमी को काफ़ी स्ट्रेस हो गया। मुझे तो बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाकर सोना था। ऑफिस से छूटने पर मुझे बियर पीने की काफ़ी तलब सी हुई। स्ट्रेस को भगाने का मेरा रामबाण इलाज था ठंडी बियर। ऐसे में मैं अपने फ्रिज में अक्सर बियर रखता करता था, पर वो ख़त्म हो गई थी और मैं नई बोतल खरीदना भूल गया था। साथ ही मैं एक छोटे से शहर में रहता था। यहाँ बियर बड़ी मुश्किल से मिलती थी, पर रात को तो शराब की सभी दुकानें बंद हो जाती थीं। ऐसे में बियर का मिलना नामुमकिन था मेरे लिए। पर क्योंकि वो तलब मेरे दिमाग पर चढ़ गई और काम के मारे मेरा दिमाग खराब था, इसलिए मैं निकल पड़ा बियर ढूंढने के नामुमकिन सफ़र पर। काफ़ी भटकने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और मैंने अपने 2 घंटे यूं ही बर्बाद किए। अब रात के करीब 1 बज रहे थे और मैंने हार मानकर अपने घर जाने का ही फैसला कर लिया। बियर ना मिलने के कारण और काम के स्ट्रेस के चलते मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। बियर की तलाश में मैं शहर के जिस दूसरे इलाके में आ गया था, वहाँ मेरा आना जाना उतना ज़्यादा नहीं था। वो इलाका काफ़ी सुनसान था। सड़क और स्ट्रीट लाइट्स थी, पर आधी से ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। मैं कुछ सोचते हुए चलता ही जा रहा था कि तभी मेरी दाईं ओर से एक साइकिल तेजी से गुजरी, जिसका मुझे थोड़ा सा धक्का लगा। इसी के साथ और 2 साइकिल भी तेजी से आगे गईं। मैंने देखा कि ये कुछ 7-8 साल के बच्चे थे जो साइकिल चला रहे थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और इसलिए मैं उन पर चिल्लाने लग गया। मेरे चिल्लाने से वो तीनों रुक गए और मुड़कर मेरी तरफ देखने लग गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस मुझे देखे जा रहे थे तीनों। मैंने उनसे कहा कि इतनी तेज साइकिल चलाना ठीक नहीं, और तो और भी बहुत सारी नसीहतें दे डाली, पर उनके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि उन पर मेरी बातों का कुछ असर भी हो रहा है। फिर अचानक उन तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो तीनों मुझे अनदेखा कर आगे बढ़ गए। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में पास ही में पड़ा एक पत्थर उठाया और उनको गालियां देते हुए उन पर फेंक दिया। पत्थर उन्हें लगा तो नहीं, पर फिर भी उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और मेरी तरफ पलट कर देखा। इस बार उनके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था। फिर एकाएक उनमें से एक लड़का गरज कर बोला, अगर तेरी हिम्मत है तो तू इधर ही रुक,
अभी बुला कर लाता हूँ मेरे बाप को, काट कर रख देगा तुझे। इस पर मैं बोला, जा बे पिद्दी, जिसे बुला कर लाना है ला, मैं यहीं खड़ा हूँ। ये सुनते ही तीनों जोरों से हंसने लगे और तेजी से अपनी साइकिल चलाकर निकल गए। ऐसे मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना था और जिस तरह से वो लड़का बोल रहा था उससे तो यही लग रहा था कि उसका बाप कोई गुंडा ही होगा और ऐसे लोग जान से भी मार देते हैं। पर उस दिन मेरा दिमाग ठिकाने पर कहाँ था। भले ही मुझे डर लग रहा था, फिर भी मैं वहीं खड़ा रहा। 5 मिनट बाद मुझे उन तीनों की साइकिल की आवाज़ सुनाई दी और फिर मुझे वो सामने से आते नजर आए। फिर जो मैंने देखा वो देख मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन तीनों के पीछे एक लंबा सा डरावना आदमी चलते हुए आ रहा था। वो कोई आम लंबाई नहीं थी, वो आदमी सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट से भी लंबा था और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। और अब उन तीनों बच्चों की आंखें भी बिल्कुल लाल चमक रही थी। जिसके बाद मैंने अपना साइकिल उठाया और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने घर के दहलीज पर नहीं पहुंच गया। और इस तरह से उस रात में मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।